देख रहे हैं केईपी लाइव। आज से लगभग 1 महीने पहले यानी 2 मई को बंगाल के चुनाव का रिजल्ट आया और बंगाल के चुनाव के रिजल्ट में तृणमूल कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिली और ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। जैसे ही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, टीएमसी से बीजेपी में जाने वाले नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम ममता बनर्जी के बिना रह नहीं पा रहे हैं, दीदी हमें फिर से टीएमसी में वापस ले लीजिए। अब लगातार ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक, यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि लगभग 33 से 40 विधायक टीएमसी के संपर्क में हैं और बहुत जल्द ये हो सकता है कि सभी विधायक टीएमसी में शामिल हो जाए। आखिर ऐसा क्यों होने जा रहा है? टीएमसी प्रचंड बहुमत के साथ में है, उसे किसी विधायक की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बहुमत का आंकड़ा होता है, उस बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा विधायक पहले ही टीएमसी के पास हैं। फिर टीएमसी इन विधायकों को क्यों लेना चाहती है और जो विधायक इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से हैं वो टीएमसी में क्यों जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि बंगाल के चुनाव से पहले टीएमसी के बहुत से नेता भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए थे, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी जैसा बड़ा नाम हो और चाहे वो किसी छोटे नेता का नाम हो। बहुत से नेता टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए थे, लेकिन अब फिर से ये खबरें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर रही हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता टीएमसी में जाना चाहते हैं, इस पूरे प्रकरण को मैनेज करने के लिए सीधे तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। मैनेजमेंट में लगकर वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी ज़मीन बनाई है उस ज़मीन को बचाना चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि आने वाले दिनों में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से हमारा कड़ा मुकाबला होने वाला है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके भारतीय जनता पार्टी को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि हमारे मुकाबले में बराबर न खड़ी हो पाए। क्या होना है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी लगातार इस कोशिश में है कि भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर कर दिया जाए। अब हम बात करेंगे जनपद खीरी की। जनपद खीरी में लगभग 3 वर्ष का समय बिताने वाले जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह का ट्रांसफ़र हो गया है। शैलेंद्र कुमार सिंह के कार्यकाल के बारे में अगर लोगों से बात की जाए तो लोग यही कहते हुए नजर आते हैं कि बेहतर कार्यकाल रहा। हालांकि उनके स्थान पर आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया लखीमपुर के नए जिलाधिकारी बन गए हैं। उन्होंने आज शाम को चार्ज भी ले लिया है। अरविंद कुमार चौरसिया जो मूल रूप से महोबा जनपद के रहने वाले हैं और इन्होंने 5/11/2018 को बतौर आईएएस पहली ज्वाइनिंग इनकी सेक्रेटरी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में हुई, जिनका कार्यकाल 5/11/2018 से 21/1/2019 तक रहा और 21/1/2019 से 15 फरवरी 2019 तक ये वेटिंग में रहे। उसके बाद 15 फरवरी 2019 से 27/6/2019 तक मैनेजिंग डायरेक्टर पीसीएफ यूपी रहे। इसके बाद 27/6/2019 से 4/11/2020 तक म्यूनिसिपल कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेरठ रहे। इसके बाद एडिशनल डायरेक्टर बाल विकास पुष्टाहार रहे 4/11/2020 से अब तक। अब लखीमपुर खीरी के ये नए जिलाधिकारी के तौर पर हमारे आपके बीच में काम करने के लिए आ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जनपद खीरी में नवागंतुक जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौरसिया कानून का पालन कराएंगे और गरीबों को, मजलूमों को, बेसहारा लोगों को न्याय दिलाने में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। अब हम बात करेंगे खीरी टाउन की। खीरी टाउन से पहाड़ापुर जाने वाले मार्ग के ऊपर एक शमशान घाट है, जिस शमशान घाट में हिंदू धर्म के लोगों का क्रिमिनेशन होता है। मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता है वो यहीं पर किया जाता है। कस्बा खीरी टाउन के लोगों का अंतिम संस्कार वहां पर होता है। हालांकि ये ज़मीन ग्राम पंचायत पहाड़ापुर में है, लेकिन क्रिमिनेशन खीरी टाउन के लोगों के होते हैं, इसलिए सीधे तौर पर इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी खीरी टाउन के लोगों की है। जिम्मेदार लोगों का ये कहना है कि मौजूदा
समय में जो शमशान घाट की ज़मीन है, जो भूमि है, उसका रकबा कम है और इस रकबे की नपाई के लिए उप जिलाधिकारी सदर को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर आज लेखपाल द्वारा इसकी नपाई की जा रही थी। जिस समय इसकी नपाई की जा रही थी उस वक्त शमशान घाट से लगे हुए खेत या बाग के मालिक भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ये बताया कि गलत तरीके से शमशान घाट का सीमांकन किया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बाग का पहले सीमांकन कर दिया जाए और जब हमारी बाग का सीमांकन हो जाएगा उसके बाद शमशान घाट का सीमांकन कर लिया जाए। लेखपाल द्वारा ऐसा ही किया गया और जब लेखपाल द्वारा संबंधित विपक्षी की बाग का सीमांकन कराया गया तो ये पता चला कि विपक्षी की जो बाग है वो भी मौके पर कम है, लिहाजा सीमांकन नहीं हो पाया। इस सीमांकन के दौरान विवाद भी हुआ। विवाद हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन लोगों का यही कहना था कि गलत तरीके से सीमांकन किया जा रहा है। सीमांकन पूरा होना चाहिए, यानी पूरे क्षेत्र का होना चाहिए और जब पूरे क्षेत्र का सीमांकन होगा तभी स्थिति पूरी तरह क्लियर हो पाएगी। लोगों का यह मानना है कि आसपास के जो बाग हैं उन बागों का क्षेत्रफल भी नक्शे पर मौजूद, कागजात में जो मौजूद है उनके आधार पर कम है। इसके अलावा एक पक्ष का ये भी उसमें कहना है कि इस मामले का मुकदमा कमिश्नरी में पेंडिंग चल रहा है और जब तक कमिश्नरी से मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता है तब तक सीमांकन कराना मुनासिब नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। हालांकि सीमांकन नहीं हो पाया और बिना सीमांकन के सभी पक्षों को वापस जाना पड़ा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में यदि सीमांकन की प्रक्रिया अमल में लाई जाती है तो जितने भी संबंधित लोग हैं, जितने भी पक्षकार हैं, सभी पक्षकारों की भूमियों का सीमांकन कराया जाएगा और जितनी जिसकी भूमि कागजात पर दर्ज है, नक्शे पे मौजूद है, उतनी भूमियां सबको दी जाएंगी और जितनी भूमि शमशान घाट के नाम आवंटित है उतनी भूमि शमशान घाट को दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसी तरह से सीमांकन कराया जाएगा, क्योंकि इस तरह के सीमांकन से विवाद नहीं होता है। अक्सर ये देखने को मिला है कि सीमांकन की प्रक्रिया में विवाद होने लगते हैं और उन विवादों में फौजदारी हो जाती है जिससे जान माल का भी नुकसान होता है। लेकिन सीमांकन की इस प्रक्रिया में अगर पारदर्शिता अपनाई जाए तो मुझे लगता है कहीं कोई विवाद नहीं होगा। जितनी ज़मीनें दर्ज कागजात हों, जितनी ज़मीनें नक्शे के ऊपर मौजूद हों, उतनी ज़मीनें सबको दे दी जाए, इससे विवाद नहीं होगा और बिना विवाद के सीमांकन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।